डियर स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर 9 द नेचर ऑफ लाइट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, जिसका नाम है आपके पास डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज या ब्रैक्स डिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, और इस टॉपिक में है क्या, पहले हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को देखेंगे। आफ्टर दैट जो है ब्रैक्स इक्वेशन को फाइंड करेंगे कि ब्रैक्स इक्वेशन क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज या ब्रैक्स डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं एक्स रेज के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्स रेज एक्चुअली है क्या। ठीक है, पहली बात कि एक्स रेज जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और शॉर्टर इन वेवलेंथ है। क्या है बेटा? शॉर्टर इन वेवलेंथ है आपके पास। और दूसरी बात करें, अगर इनके वेवलेंथ वगैरह की बात करें तो हमारे पास जो है इनकी वेवलेंथ किस ऑर्डर की होती है, तो अबाउट 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के दरमियान इनकी वेवलेंथ रेंज होती है। और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 3 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज से लेकर 3 एक्सपोनेंट 19 हर्ट्ज के दरमियान होती है। ठीक है बेटा, शॉर्ट रेंज वेवलेंथ होती है, इसका मतलब कि वेवलेंथ कम है और जो है प्रोलॉन्ग ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन के बारे में, तो हम डिफ्रैक्शन के बारे में बेटा कंडीशन पढ़ चुके थे। क्या कंडीशन पढ़ चुके थे? अगर आपको याद हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट को हमने डिफ्रैक्शन का नाम दिया था, या लाइट का, वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स होना, जनाब डिफरेंट कलर्स का मिलना, ये भी आपके पास जो था डिफ्रैक्शन था। बट डिफ्रैक्शन में एक स्पेशल बात हमने कही थी कि इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और उसके साथ साथ एक और स्पेशल बात कही थी, वो क्या थी कि स्लिट्स डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि स्लिट का डिस्टेंस जो है वो लाजमी इक्वल होना चाहिए किसके बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। इस फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनाब नॉर्मल जो लाइट है, जो हम जो लाइट लेज़र लाइट वगैरह की बात करते हैं, उसकी वेवलेंथ एक्सपोनेंट -7 मीटर है। उसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा? एक्सपोनेंट -7 मीटर है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइट की वेवलेंथ है। इसका मतलब जो स्लिट ग्रेटिंग में बन रहा था, वो स्लिट भी जो है वो तकरीबन इसी साइज का होगा। ठीक है, लेकिन अब ये हम जो है लेज़र लाइट की या नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? एक्स रेस की। और एक्स रेस की जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के दरमियान है। इसका मतलब कि लाइट की वेवलेंथ मज़ीद क्या हो गई है? कम हो गई है। जब लाइट की वेवलेंथ मज़ीद कम हो गई है तो क्या इस स्लिट को मज़ीद हम छोटा कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि स्लिट्स डिस्टेंस लाजमी इक्वल होना चाहिए किसके बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। किसके इक्वल होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो डिफ्रैक्शन होगा, वरना डिफ्रैक्शन नहीं होगा। यही वजह है कि एक्स रेज का डिफ्रैक्शन नॉर्मल ग्रेटिंग के ज़रिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? एक्स रेज का डिफ्रैक्शन नॉर्मल ग्रेटिंग के ज़रिए पॉसिबल नहीं होता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो नॉर्मल ग्रेटिंग का जो स्लिट है वो बराबर नहीं होता वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज ऑफ लाइट के। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि जनाब अगर एक्सरे को हम नॉर्मल ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट नहीं करवा सकते हैं तो क्या करें? उसका जवाब हमें दिया किसने बेटा? ब्रैक्स ने। ब्रैक्स ने कहा कि एक्सरेज का डिफ्रैक्शन जो है पॉसिबल है किसके ज़रिए? क्रिस्टल के ज़रिए। और स्पेशली उसने जो क्रिस्टल यूज़ किया वो कौन सा क्रिस्टल यूज़ किया? NaCl का क्रिस्टल यूज़ किया। ठीक है बेटा, कौन सा क्रिस्टल यूज़ किया? NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल यूज़ किया। ठीक है बेटा, जिसमें जो एटॉमिक डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द एटम वो 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होता है।
और इतना इनफ होता है कि वो एक्सरेज को क्या करवा दे, डिफ्रैक्ट करवा दे। क्या करवा दे? डिफ्रैक्ट करवा दे। अच्छा, डिफ्रैक्शन की एग्जांपल जनाब हम सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और मल्टी स्लिट से भी ले सकते हैं। और इंटरफेरेंस के फिनोमेनन जैसा कि हमने ये सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड मैनी स्लिट से भी देखा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो डिफ्रैक्शन है। इंटरफेरेंस हमने थिन फिल्म से भी किया था, इंटरफेरेंस हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ज़रिए भी प्रूव किया था। ठीक है, ये तमाम टूल से हम इंटरफेरेंस को प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर स्पेशली हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और वो भी स्पेशली बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज की। किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज की बात कर रहे हैं। जब डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज की बात कर रहे हैं तो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल के ज़रिए पॉसिबल है, वो भी रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट को हम कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं बेटा? NaCl। और दूसरी बात मैंने जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताई कि NaCl के क्रिस्टल्स के दरमियान जो डिस्टेंस d होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होता है। क्या होता है बेटा? 2 एंगस्ट्रॉम टू 5 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होता है। ठीक है, लिहाजा इसी नतीजे से अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रैग्स इक्वेशन को या ब्रैग्स लॉ को। ठीक है, इस ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये NaCl के क्रिस्टल के 1 2 3 4 जितने प्लेन लेना चाहते हैं ले लें। लेट्स सपोज एक प्लेन आपके पास यहाँ पर भी है। ठीक है बेटा, एक प्लेन यहाँ पर भी है। हम दो प्लेन्स की बात कर रहे हैं, हम इस रे 1 की बात कर रहे हैं और इस रे 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक्सरेज फॉल करवा रहे हैं इस क्रिस्टल पर, और ये एक्सरेज पास आउट हो रही हैं कहाँ से? दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस से, जिसे एटॉमिक डिस्टेंस या एटॉमिक स्पेसिंग्स कह रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से पास हो रही है। जैसा कि दो एटम के दरमियान डिस्टेंस या दो प्लेन ऑफ एटम के दरमियान डिस्टेंस वो d कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? d कहलाता है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे इसकी मिलर इंडिसेस को हम कहते हैं HKL। क्या कहते हैं? HKL। ये एडवांस बात है आपके लेवल पर, जस्ट आप समझ लें कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ NaCl एटम जो है वो d कहलाता है। क्या कहलाता है? d कहलाता है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं, रे 1 जो है वो अपर सरफेस से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर अपर सरफेस से ही वापस जा रही है। ठीक है बेटा, ये रे 1 है। रे 2 की बात करें तो रे 2 जो है वो इन एटॉमिक स्पेसिंग से पास होता हुआ जनाब सरफेस 2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सरफेस 2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद इन दैट डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, और नंबर नेक्स्ट स्टेज हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं A1 से B पर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं A2 से B पर। और मेरे बच्चा अगर आप देखें तो यहाँ A1 और B से पहले पहले आने वाली रे को देखें तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, यानी जितना रे 1 डिस्टेंस कवर कर रही है उतना रे 2 डिस्टेंस B तक कवर कर रही है। इन द सिमिलर मैनर A1 से आगे की जानिब देखें तो डिस्टेंस रे 1 जाते हुए कवर कर रही है, और C से आगे की जानिब जाते हुए देखें तो रे 2 डिस्टेंस कवर कर रही है। लिहाजा ये जो मेरे पास हिस्सा बचा इसे कहूँगा क्या? पाथ डिफरेंस। और ये भी हिस्सा क्या है? पाथ डिफरेंस। ठीक है, यानी A2 से लेकर B तक का फासला, A2 से लेकर C तक का फासला, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ डिफरेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ डिफरेंस को। तो कितने पाथ डिफरेंस मिल रहे हैं? एक पाथ डिफरेंस और दूसरा पाथ डिफरेंस, दो दफा पाथ डिफरेंस मिल रहा है, यानी डबल पाथ डिफरेंस मिल रहा है। इसको मैं अभी कुछ मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालेंगे, और ये हमारा टॉपिक फिर वहाँ पर एंड हो जाएगा। उससे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्सरेज जिसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है, इंसिडेंट हो रही है क्रिस्टल सॉल्ट पर। कैसे? ये बात आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है बेटा, दो आपके पास जो है एक्सरेज हैं, 1 2 कहते हैं या A B कहते हैं, जिस तरह एग्जाम में या जिस तरह आपके पास मटेरियल में मौजूद हो आप उसको उस तरह कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंसिडेंट हो रही है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल पर,
ठीक है, और प्लेन्स ऑफ द एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। क्या है बेटा, डी है। प्लेन्स ऑफ द एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। सही है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है किसके लिए, बाय द रे विद द लेयर। और जनाब ये जो हमारे पास लेयर है ये प्लेन्स ऑफ द एटम है। ये क्या है, प्लेन्स ऑफ द एटम है हमारे पास। ठीक है, और डी को हम एटॉमिक स्पेसिंग कह रहे हैं। सही है बेटा। और इसके साथ साथ दूसरी रे भी जो है वो प्लेन्स ऑफ द एटम के साथ जो है जनाब एटम पर फॉल हो रही है और ज़्यादा फासला कवर कर रही है रे वन के मुकाबले में। रे वन कम फासला तय कर रही है रे टू, लिहाजा दोनों के दरमियान जो रास्ते का फ़र्क आएगा उसे हम पाथ डिफरेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, पाथ डिफरेंस कह रहे हैं। ठीक है, फिर मेंशन कर दूँ कि रे वन कम डिस्टेंस कवर कर रही है, रे टू ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। रे वन और रे टू के दरमियान जो रास्ते का फ़र्क आएगा, जो बी से ए टू या ए टू से बी के दरमियान है, ए टू से सी के दरमियान है, इसे हम पाथ डिफरेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, पाथ डिफरेंस। और आपने जैसा कि देखा ए वन से बी पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ए वन से बी पर परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और ये हमारे पास थीटा बन रहे हैं जितने एंगल से क्या हो रही है, रे फॉल हो रही है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या है, सेम है। ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या है, सेम है। इन द सिमिलर मैनर ये भी हमारे पास एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा। सही है बेटा, ये दो एंगल थीटास हमारे पास मिल गए हैं। यहाँ पर मेरे बच्चा, यहाँ पर इस एक छोटी सी सिमुलेशन के अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइट रे कैसे आ रही है। मैंने आपको आपको लेफ्ट टू राइट दिखाया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके राइट टू लेफ्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन बात वही होगी जो मैंने समझाई थी, चाहे आप किसी चीज़ को राइट हैंड साइड से देखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से देखें। तो देखिएगा ज़रा फिनोमेनन क्या हो रहा है। देखें ये एक्सरेज फॉल हुई इन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl पर, तो ये दो रे पैरेलल आई और पैरेलल गई, और ये जो एक्स्ट्रा आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है ये भी पाथ डिफरेंस है। ये भी क्या है, पाथ डिफरेंस। ये थीटा आपके पास, ये थीटा आपके पास सेम है। ठीक है बेटा, इन द सिमिलर मैनर ये थीटा और ये थीटा भी क्या है, सेम है। जब ये थीटा सेम है तो हम इस थीटा को यूज़ करेंगे बेटा। और आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हमारे पास है टोटल पाथ डिफरेंस। क्या है, टोटल पाथ डिफरेंस किसका, रे वन और रे टू के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आ रहा है। सही है बेटा। बहरहाल यहाँ पर हमने अभी तक ऑर्डर ऑफ रेंज के लिए m यूज़ किया है, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये ब्रैग्स लॉ कहलाता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन, जिसको अभी हमने जस्टिफाई करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बताइए, एग्जाम में आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम में इसी तरह ड्रॉ करेंगे। आइए अब डेरिवेशन की जानिब जाते हैं। ये डायग्राम मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। टोटल पाथ डिफरेंस जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं, डायग्राम को फॉलो करेंगे। A2 से B तक फासला, ये भी पाथ डिफरेंस है, बता चुका हूँ मैं आपको। और A2 से C तक ये भी फासला क्या है, पाथ डिफरेंस है। और दोनों दफ़ा पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, d sin थीटा। तो बस ये ध्यान में रखिएगा। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो है वो A2B प्लस A2C होगा, इसे एक्सप्रेशन 1 कह दिया। तो इस डायग्राम से देखें, थीटा के अपोजिट जहन में रखिएगा, ये चीज़ है एक्चुअली। ठीक है, ये चीज़ है एक्चुअली। ये 90 सपोज कर लें, ये थीटा है। थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो इधर इसका नाम है पाथ डिफरेंस। ठीक है, 90 के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये डिस्टेंस है d। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है बेटा, BA2, ये हमने लिख दिया। ठीक है, BA2, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, A1A2, ये डिस्टेंस d है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, d है। तो A2B की जगह क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। A1A2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, d।
ठीक है। और हम इसको फिर किस तरह लिखेंगे, मैं इसको मज़ीद लिख सकता हूँ बेटा क्या, कि ये मेरे पास क्या है बेटा, पार्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। तो मैं इसे लिख रहा हूँ बेटा ए टू बी विच इज़ इक्वल टू डी साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू पाथ डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। बहरहाल मुझे इस इक्वेशन वन में पुट करना है, तो ए टू बी की वैल्यू मालूम करनी थी और ए टू सी की। तो सिमिलरली मैं ए टू सी बी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है बेटा, ये वाली ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ ए टू सी बी जो डिस्टेंस है, ये बार का निशान आएगा, डाल दीजिएगा, इट मीन्स स्टैंड फॉर अ डिस्टेंस। ठीक है, तो ए टू सी जो डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर आया, डी साइन थीटा के। तो ए टू बी की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, डी साइन थीटा, ए टू सी की जगह क्या पुट करूंगा, डी साइन थीटा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू डी साइन थीटा। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं विथ पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, टू डी साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन टू हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, जनाब हमने पार्ट डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मालूम कर रखा है पिछले टॉपिक्स में, जो कि एम लेमडा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो हम इस एक्सप्रेशन टू को एक्सप्रेशन थ्री को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ये आप पॉइंटर से लिख सकते हैं, मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन के लिए हमारे पास एम लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा होता है। याद रखिएगा, आपने पढ़ा था कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस है किसके लिए जनाब, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए, अगर याद हो तो मेरे बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस टॉपिक को उस टॉपिक के साथ मिक्स कर देते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है, बस याद रखिएगा जब भी टू आ जाए तो टू कब आएगा, जब आपके पास वर्ड एक्सरे आएगा, क्रिस्टल आएगा, एटॉमिक स्पेसिंग आएगा या ब्रैक्स आएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं ब्रैक्स इक्वेशन। और ये भी मज़ीद देख लें कि ये लॉ जो है हमारे पास किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, हम ये एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD, जो कि अब बहुत कॉमन है, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए XRD की जाती है। और ये बहुत ही फेमस मेथड है आजकल की नैनो फिजिक्स में। ठीक है, और हम इससे इसी तरह इसी फॉर्मूले से मैनिपुलेट करके एटॉमिक स्पेसिंग कितनी है डी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, लैम्डा निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, जनाब एंगल निकालना हो कितने एंगल से एक्सरेज फॉल हो रही हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, एक्सरे डिफ्रैक्शन या ब्रैक्स इक्वेशन या ब्रैक्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने ये कंप्लीट करना है जिस भी नाम से आए, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।